Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 15, our environment. In previous video we had discussed about ecosystem and its component. All the living beings in a particular area interact with each other and interact with abiotic components and form ecosystem. We discuss about components of ecosystem, biotic and abiotic components. Biotic components consider all living beings, animal, plant, microorganisms, etc. And abiotic components consider all non-living components like air, water, rainfall, temperature, etc. Biotic components can be divided into producers, consumers and decomposers. Producers means green plants or blue-green algae which can form their own food by the process of photosynthesis. Depend on producers for their food directly or indirectly. Consumers can be divided into herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Then we discuss about decomposers. They decompose dead plant and dead animals and मेक देयर सिंपलर फॉर्म. जो उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 2 दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ सीरीज इन विच ऑर्गेनिज्म ईट ईच अदर एज अ फूड. फूड चेन एक ऐसी सीरीज है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फूड की फॉर्म में ईट करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को ईट किया डियर ने, डियर को ईट किया लॉयन ने, तो ये एक चेन बन गई. दिस इज कॉल्ड फूड चेन. ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे फूड चेन्स इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड. फॉर एग्जांपल ग्लास ईटन बाय डियर एंड डियर ईटन बाय लॉयन. ये क्या है? एक फूड चेन. एक और एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फूड फॉर्म किया. दैन ग्रास होपर ने ग्रास को ईट किया. ग्रास होपर ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक ईटन बाय हॉक. तो ये क्या बन गई? एक फूड चेन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड फूड चेन. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम. मेज ईटन बाय रेट एंड रेट ईटन बाय आउल. तो ये एक 3 स्टेप की फूड चेन है. नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल. कैरेट ईटन बाय रैबिट, रैबिट ईटन बाय डॉग एंड डॉग ईटन बाय लॉयन. तो ये भी क्या हो गई? एक फूड चेन जो कि 4 स्टेप की है. नेक्स्ट ग्रास ईटन बाय स्पाइडर, स्पाइडर ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक ईटन बाय ईगल. तो ये क्या हो गई? ये भी एक 5 स्टेप की फूड चेन हो गई. तो इस तरह से हमारे इकोसिस्टम में कई सारी फूड चेन प्रेजेंट होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द स्टेप्स ऑफ फूड चेन, ईच स्टेप वेयर एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. तो जो भी हमने अभी स्टेप डिस्कस किए 3, 4, 5 वो क्या थे? ट्रॉफिक लेवल. ओके स्टूडेंट्स, इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये चीज. अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? हमेशा प्रोड्यूसर्स आएंगे. तो हमेशा कोई फूड चेन जब स्टार्ट होगी तो वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी. ओके स्टूडेंट, वी कैन से ऑटोट्रॉप्स ऑल्सो, जो कि अपना फूड खुद मेक करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. सो ऑटोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर्स आर एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. कौन से लेवल पे होते हैं ये? फर्स्ट. अब प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करेंगे? हर्बीवोर्स. और वी कैन से प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर की सीरीज में वो पहला नंबर रखता है, सबसे पहले वो कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, सो वी कैन से हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल. हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल. कौन से लेवल पे हैं ये? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हैं. उसके बाद हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे? कुछ स्मॉल कार्निवोर्स, और वी कैन से सेकेंडरी कंज्यूमर, दे आर एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल. सो स्मॉल कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल. और लास्ट में लार्ज कार्निवोर्स और टर्शरी कंज्यूमर आर एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, तो लार्जर जो कार्निवोर्स हैं, लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा,
they are, and they call tertiary consumer also, they are at 4th ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, तो ये क्या है हमारे ट्रॉफिक लेवल. तो प्रोड्यूसर्स का सबसे मेन फंक्शन है फूड चेन में, दे मेक फूड एंड अवेलेबल फॉर अदर ऑर्गेनिज्म. ये ही फूड को बनाते हैं सोलर एनर्जी को कैप्चर करके और उसको अवेलेबल कराते हैं फॉर कंज्यूमर्स, और वी कैन से हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, autotrophs fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs और the consumers. ठीक है, क्या करते हैं ये सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं, यानी कि सनलाइट से एनर्जी लेकर के उससे फूड बनाते हैं, या हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और वही केमिकल एनर्जी फूड पूरी फूड चेन में पास होता है. ठीक है, दे कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन हुआ, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में. ओके स्टूडेंट्स, दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, और इसी एनर्जी के कारण लिविंग वर्ल्ड की सभी एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं. तो अल्टीमेट सोर्स कौन हुआ एनर्जी का, सन, और उससे एनर्जी फूड चेन के अंदर अवेलेबल किसने कराई, प्रोड्यूसर्स ने. ठीक है, एंड दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फूड चेन, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फूड चेन. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे फूड चेन में जो होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूसर्स कैप्चर 1% ऑफ सोलर एनर्जी एंड मेक देयर ओन फूड. हमने ये तो पढ़ा कि प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को कैप्चर करके क्लोरोफिल की हेल्प से उनसे क्या कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. यहाँ क्या ध्यान देना है, दे विल कैप्चर ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी. So green plants capture 1% of the sunlight and convert it into food energy, or we can say chemical energy. Okay students, next point is the flow of energy is always unidirectional, means energy का flow food chain में एक ही direction में होगा. एनर्जी सनलाइट से जाएगी प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स में, तो ये बैक नहीं हो सकती कि प्रोड्यूसर सनलाइट की एनर्जी सन को वापस रिवर्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है. या कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाने के बाद उस एनर्जी को वापस रिवर्ट कर सके प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमेशा ये आगे जाती जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्राम से समझेंगे. सनलाइट से एनर्जी गई प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स में, देन कार्निवोर्स में, और देन टॉप कार्निवोर्स में. तो कभी भी ये वापस लौट के प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल में नहीं आ सकती. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 10% लॉ गिवन बाय रेमंड लिंडमैन. ठीक है, 10% लॉ किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन. क्या कहता है लॉ, only 10% of energy of organism pass into next trophic level. एक ऑर्गेनिज्म ने जितनी एनर्जी एक्वायर की थी उसका केवल 10% ही वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पास करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, कितना जाता है, ओनली 10%, जितना एनर्जी उसको मिली थी उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. remaining 90% they used in their life process during their life. तो बाकी की 90% एनर्जी का क्या हुआ, उनकी खुद की लाइफ में जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहे थे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसमें वो 90% एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल से देखेंगे. 1000 जूल एनर्जी सन से मिली, इसका 1% प्रोड्यूसर ने लिया, ओनली 10 जूल. ठीक है, क्योंकि 1% ही कैप्चर कर सकते हैं. अब इस 10 जूल में से जो अगला लेवल है रैबिट, उसको सिर्फ इसका 10% यानी 1 जूल ही मिलेगा, और जो अगला लेवल है
जो ईगल है उसको सिर्फ इसका 1 जूल का भी 10% ही मिलेगा, यानी कि हर स्टेप पे जाते जाते 90% एनर्जी तो वो ट्रॉफिक लेवल कंज्यूम कर लेता है और 10% को ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि नेक्स्ट लेवल में सिर्फ थोड़ी सी ही एनर्जी पहुंची है 10%, इसीलिए जो फूड चेन होती है वो 3-4 ट्रॉफिक लेवल तक ही होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि फूड चेन जनरली 3 या 4 स्टेप की क्यों होती है, बिकॉज ओनली 10% एनर्जी कैन पास इनटू नेक्स्ट लेवल। तो एनर्जी का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 4 ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते एनर्जी का अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल नहीं बन सकता, इसलिए फूड चेन जनरली 3 या 4 स्टेप की ही होती है। तो देखेंगे, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 90% एनर्जी का लॉस हो रहा है हर स्टेप पे, दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल। 4 ट्रॉफिक लेवल के बाद बहुत ही लिटिल यूजेबल एनर्जी बचती है, इसलिए जो फूड चेन होती है वो कितने स्टेप की होती है, जनरली 3-4 स्टेप की ही होती है। ओके स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फूड चेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ the next point is there are generally a greater number of individual at the lower trophic level। lower trophic level के अंदर जो इंडिविजुअल का नंबर होता है जनरली लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, ऑफ एन इकोसिस्टम, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर, और जनरली प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है फूड चेन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी या बायोमास या नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम उसे ग्राफिकल तरीके से करें तो वो क्या बनाएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, an ecological pyramid is a graphical representation designed to show the biomass, energy and numbers of individual at each trophic level in a given ecosystem। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है हर ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास का, ठीक है, तो कितना कितना बायोमास कितने लेवल पे रहेगा उसको हमने एक ट्रायंगल की फॉर्म में ऐसे दिखाया है। ये क्या कहलाता है? हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के, बायोमास के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के पिरामिड बनते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या होंगे? व्हेन वी शो एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल ग्राफिकली। अगर हम ग्राफिकली जो ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी है हर ट्रॉफिक लेवल पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा? एनर्जी पिरामिड। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अ पिरामिड ऑफ एनर्जी शोज हाउ मच एनर्जी इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ न्यू बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी रिटेन्ड हुई, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो क्या बन जाता है? एनर्जी पिरामिड। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, हमेशा ये अपराइट ही होंगे, बिकॉज 10% लॉ में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, सिर्फ 10% एनर्जी पास हो रही है, तो ये हमेशा कैसे बनेंगे? अपराइट। मीन्स जो ट्राइंगल बनेगा वो बिल्कुल अपराइट बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे एक एग्जांपल है, ये सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, 30 लाख जूल एनर्जी प्रोड्यूसर्स को मिल रही है। अब इन्होंने सनलाइट से इतनी एनर्जी ले ली 30 लाख जूल, इसका 90% मीन्स 27 लाख जूल्स ये कंज्यूम कर लेंगे, एंड रिमेनिंग जो 30,000 जूल एनर्जी है उसी को ये नेक्स्ट लेवल में पास करेंगे, 30,000 जूल को पास करेंगे और बाकी की यूज़ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब जब प्राइमरी कंज्यूमर को मिला 30,000 जूल, उसका 90% यानी 27,000 जूल को तो वो
कंज्यूम कर लेंगे और जो रिमेनिंग 3000 जूल है उसको वो सेकेंडरी कंज्यूमर में पास कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 3000 जूल का भी जो 2700 जूल है मीन्स 90% पार्ट वो यूज़ कर लेंगे और ओनली 300 जूल ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अब ये जो टर्शरी कंज्यूमर है ये भी इसका 90% यानी 270 जूल जो है कंज्यूम कर लेंगे और 30 जूल एनर्जी ही रिमेन होगी। तो क्या देखा हमने, एनर्जी का लेवल घटता जा रहा है ना। इसका मतलब 10% लूल के कारण एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पिरामिड इज बायोमास पिरामिड। व्हेन वी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड biomass of individual at each trophic level, it will form biomass pyramid. तो देखेंगे स्टूडेंट, a biomass pyramid is a graphical representation of the relative biomasses of different trophic level in a food chain. food chain में जो भी trophic level हैं उनके relative biomass को हमने graphically represent किया और क्या बना, pyramid of biomass. It can be upright and inverted. ये upright भी हो सकता है और inverted भी हो सकता है। इट कैन बी अपराइट एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हो सकता है ये अपराइट और इन्वर्टेड। जनरली ये भी अपराइट ही होता है बिकॉज जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बहुत ज़्यादा होते हैं तो बायोमास भी उनका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कुछ कम होंगे, बहुत सारे प्लांट्स को खाने के लिए थोड़े कम हर्बीवोर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर कम होगा और बायोमास भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे और कम हो जाएगा बायोमास और लास्ट में कार्निवोर्स का नंबर और कम होगा तो बायोमास कम होगा। ठीक है, पर इफ वी कंसीडर एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर हम वाटर बॉडीज का कोई इकोसिस्टम ले तो वहाँ पे बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल फॉर्म होगा क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वाटर में, जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, उनका बायोमास बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, उनसे ज़्यादा मास होगा कुछ स्मॉल फिशेस का। ठीक है, फिर उनसे ज़्यादा मास होगा कुछ बिग फिशेस का। ठीक है, तो इसलिए इसमें कैसा बनता है, बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड बनता है। तो यानी कि बायोमास पिरामिड जनरली तो अपराइट होता है बट एक्वेटिक सिस्टम में वो इन्वर्टेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड इज number pyramid. When number of individual at each trophic level graphically represented, it will form number pyramid. ठीक है, and it is given by Charles Elton. तो देखेंगे स्टूडेंट, the concept of pyramid of numbers was developed by Charles Elton in 1927. Okay student, representing the number of individual organism at each trophic level. क्या होगा, number of individual को हम show करेंगे एंड इट कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड, और ये भी कैसा होगा, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे कैसे। जनरली ये अपराइट ही होगा क्योंकि मैंने बताया था आपको जब हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ग्रेटेस्ट होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, उनको ईट करने वाले जो हर्बीवोर्स हैं वो नंबर में कुछ कम होंगे। उन हर्बीवोर्स को ईट करने वाले जो स्मॉल कार्निवोर्स हैं, जैसे हमने यहाँ एक्वेटिक सिस्टम लिया है तो स्मॉल फिशेज़ होंगी वो नंबर में कुछ कम होंगी और जो लार्ज फिशेज़ हैं वो बहुत कम होती हैं और एक ही फिश बहुत सारे स्मॉल फिशेज़ को खाती हैं। तो जनरली कैसा होता है, ये अपराइट। बट व्हेन वी कंसीडर अ ट्री इकोसिस्टम, हम एक ट्री इकोसिस्टम ले, एक ही पेड़ का इकोसिस्टम, एक ही पेड़ पे रहने वाले हर्बीवोर्स और उसको ईट करने वाले कार्निवोर, तो प्रोड्यूसर हमारा सिर्फ एक ही हुआ। हर्बीवोर्स थोड़े ज़्यादा होंगे, कार्निवोर्स थोड़े उससे ज़्यादा होंगे, तो ऐसे में नंबर पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री इकोसिस्टम है, इसमें एक ट्री हमने लिया है जिस पर बहुत सारे बर्ड्स हैं जो उसको ईट कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर उनका इंक्रीज हो गया। अब इन बर्ड्स को ईट करने के लिए बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है, थर्ड लेवल पे, और इन पैरासाइट्स को डिकम्पोज करने के लिए, ईट करने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो देखेंगे नंबर जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि पिरामिड कैसा बना हमारा, इन्वर्टेड बना। ठीक है, तो जनरली नंबर पिरामिड भी अपराइट ही होते हैं, लेकिन जब हम एक ट्री का ही इकोसिस्टम ले रहे हैं, एक ही पेड़ का, तो ये इन्वर्टेड भी बन सकता है। ओके स्टूडेंट, दीज आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये क्या आते हैं हमारे, इकोलॉजिकल pyramids. Now we discuss food web. What is food web?
In nature, large number of food chains are present and they are interconnected with each other. हमारे जो नेचर है उसमें बहुत सारी फूड चेन है और वो बहुत बड़ी हैं और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, और मिलकर के एक वेब फॉर्म करती हैं. दिस इज कॉल्ड फूड वेब. सो इन नेचर लार्ज नंबर्स ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्मिंग अ फूड वेब, ठीक है, और क्या बनाती है? फूड वेब. बिकॉज लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेराई ग्रेटली. हर फूड चेन की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, और वो जुड़ करके क्या बनाएंगे? एक वेब बनाएंगी, ठीक है. द लेंथ ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेराई ग्रेटली. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर को कोई हर्बीवोर्स खा रहा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी ट्रॉफिक लेवल को ईट कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को 2 और मोर देन 2 अदर ऑर्गेनिज्म ईट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को भी कोई 2 या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म ईट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही चेन बनेगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास को ग्रास होपर भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, तो अलग अलग हो गए. फिर इन हर्बीवोर्स को भी अलग अलग कार्निवोर्स खा सकते हैं, तो बहुत सारी फूड चेन फॉर्म हो जाएंगी और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी और क्या बनाएंगी? फूड वेब. सो ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, और क्या बनाएंगी? वो फूड वेब. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखेंगे ये ग्रास है, इसको माउस ने ईट किया, इसको ग्रास होपर भी ईट कर सकता है. अब इस माउस को हॉक भी ईट कर सकता है, फॉक्स भी ईट कर सकता है, आउल भी ईट कर सकता है, ठीक है. और ये जो ग्रास होपर है इसको फ्रॉग ने ईट किया, फिर फ्रॉग को आउल भी ईट कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ग्रास होपर को बर्ड ने ईट किया, बर्ड को स्नेक ने ईट किया और स्नेक को फिर हॉक ने ईट किया, ठीक है. तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गई सभी, ठीक है ना. तो ये क्या बन गया? फूड वेब. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे नेचर में जो फूड चेन होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है एंड दे विल फॉर्म food web. Now the next topic is biological magnification. What is biological magnification? Increase concentration, or we can say accumulation of harmful chemicals at each trophic level is called biological magnification. देखेंगे students, the concentration of harmful chemicals increases with every next trophic level in a food chain. This is called biological magnification. समझेंगे students, हमारी फूड चेन में कुछ हार्मफुल केमिकल्स एंटर कर जाते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो ये हार्मफुल केमिकल का अमाउंट बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है टॉप लेवल पे जाते जाते, और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस बॉडी में, एंड दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. फॉर एग्जांपल, कैसे एंटर होगा ये? हम प्लांट्स को डिजीज से बचाने के लिए उन पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, एंड आफ्टर रेन दे गेट वॉश्ड आउट एंड मिक्सड इनटू सॉइल एंड वाटर, ठीक है. हमने उन पे स्प्रे किया DDT एक्सेट्रा कुछ केमिकल्स का, और रेन के बाद क्या होगा? वो फ्लो आउट हो करके या तो वाटर बॉडीज़ में चल जाएंगे या सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है. सॉइल से उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है. फिर प्लांट को हर्बीवोर, कार्निवोर, लार्ज कार्निवोर ईट करेंगे, तो ये जो केमिकल्स हैं ये आगे के लेवल में जाते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट. तो देखेंगे the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pests. These chemicals are either washed down into the soil or the water bodies. या तो ये फ्लो होकर के सॉइल में चल जाएंगे या वाटर बॉडीज में. फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. सॉइल से इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? जो प्लांट्स की जो रूट्स होंगी जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी, तो सॉइल में जो ये केमिकल्स हैं उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो किस में चले जाएंगे? प्लांट्स में. दिस इज द वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर इनटू फूड चेन. किस में एंटर कर देंगे? वो एंटर द फूड चेन, ठीक है. और फिर फूड चेन से आगे स्टेप में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स में जाते जाएंगे, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, इसलिए इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ये उस बॉडी में, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively, यानी कि increase amount में at
ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे ये इंक्रीज अमाउंट में एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और जो ह्यूमन बीइंग है जो टॉप लेवल पे आता है ट्रॉफिक लेवल्स में, तो उसमें ये हाईएस्ट अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ such chemical get accumulated in human bodies as human occupy the top level in any food chain। तो उसमें ये कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट इसके होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए हमें जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम मार्केट में लाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से वॉश करके इवन बॉयल करके यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss some question answer of this topic. What is the role of decomposers in the ecosystem? इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमने पढ़ा था। डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को, वेस्ट को, और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। वेरियस रोल प्लेड बाय डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम आर दे क्लीन द एनवायरनमेंट, पहली बात तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, और वो जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट जो भी जनरेट होता है प्लांट और एनिमल्स से या उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको डिकम्पोज करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से एटमॉस्फेयर में नेचर में मिक्स करते हैं। दे डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस, और उनको यूजफुल सब्सटेंसेस में यानी मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। And they release nutrient into soil by decomposing dead and decaying matter, thus making the soil fertile। तो डेड और डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वहाँ क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम आज जो भी हमने डिटेल में स्टडी किया है उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट, एट फर्स्ट we discuss about food chain. Food chain is a series in which organisms eat each other as a food. For example, grass, deer, lion. ठीक है. Then we discuss some important fact about food chain. Producers capture 1% of solar energy and convert it into chemical energy. Flow of energy is always unidirectional, means एक ही डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ लेवल में ही एनर्जी जाएगी। Then we discuss 10% law given by Raymond Lindman. It says that a trophic level can pass only 10% of energy which they acquire. उसने जितनी एनर्जी ली थी उसका केवल 10% ही वो पास कर सकता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ओके स्टूडेंट, एंड रिमेनिंग 90% एनर्जी यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ प्रोसेसेस। And food chain consists of only 3-4 steps. Then we discuss some ecological pyramid. We discuss biomass pyramid, energy pyramid and number pyramid. Energy pyramid is graphical representation of energy at each trophic level. It is always upright. Biomass pyramid, in this pyramid we represent biomasses of each trophic level in graphical representation. ठीक है, इट कैन बी अपराइट एंड इन्वर्टेड। एंड इन नंबर पिरामिड वी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल ग्राफिकली। ओके स्टूडेंट, एंड इट इज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। देन वी डिस्कस अबाउट फूड वेब। large number of food chains interconnected with each other and form food web. Then we discuss biological magnification. The accumulation of harmful chemicals at each trophic level is called biological magnification. तो स्टूडेंट्स ये सभी टॉपिक हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम एनवायरमेंटल इशू क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ओके स्टूडेंट, तब तक इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।